Okay, guys, welcome back. कैसे हो आप? How are you doing? So today we are going to solve your financial management and data analytics question paper of June 24 examination. I have already solved this paper for you. So you want to download this? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हो. या फिर आप अगर हमारे स्टूडेंट हो तो आप नोट्स ड्राइव में चेक करो, आपको मिल जाएगा. राइट? तो इसका असली मजा कब आता है? जब आप पेपर खुद से सॉल्व करके मेरे पास आते हैं. अगर आप सीधा पेपर सॉल्यूशन का वीडियो देखते हैं तो उतना फायदा नहीं होता. एक बार सॉल्व करके गलती करके आ जाओ और फिर देखो कि क्या सही हो सकता है. ठीक है? तो ये पेपर स्टैंडर्ड पेपर है, बहुत कोई हार्ड पेपर नहीं है और आई विल से थोड़ा इजी साइड में ही है. एक आध क्वेश्चन में थोड़ा आदमी उलझ सकता है ना. अगर स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट करे तो निकल जाता. चलो अब देखते हैं. सो फर्स्ट एमसीक्यू सेक्शन है. एमसीक्यू में पहला सवाल जो आया है वो पूछ रहा है सेलिंग शेयर्स विदाउट ओनिंग देम इज एंड टू बाय देम back at a future date at a lower price is in expectation that price will drop is known as, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. ठीक है? कॉल ऑप्शन अलग है. कॉल ऑप्शन मतलब होता है एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू हैव राइट टू बाय बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय. ठीक है? तो उसके लिए हम एक प्रीमियम दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इस भाव पे मैं आपसे फ्यूचर में लूँगा, बट प्रीमियम दे दिया हूँ, जरूरी नहीं है कि लूँगा ही लूँगा. दैट इज कॉल ऑप्शन. अपोजिट होता है पुट ऑप्शन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक प्रीमियम आपको दे देते हैं बट फ्यूचर में आके मैं आपको इस भाव पे सेल करूँगा, बट ज़रूरी नहीं है सेल करूँगा कि नहीं करूँगा. लॉन्ग पोजीशन मतलब खरीदना, जस्ट बाय करना. शॉर्ट सेलिंग मतलब बिना खरीदा हुआ चीज़ को भी बेच देना. ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में अलाउड होता है. अच्छा, नेक्स्ट 91 डे ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 इज इशूड एट 98. तो ट्रेजरी बिल जो है वो हमेशा इशूड एट डिस्काउंट होता है, रिडीम्ड एट पार होता है. एनुअलाइज यील्ड ऑन द सेम वुड बी अज्यूम 365 डेज अ ईयर. सो मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ रिडेम्पशन प्राइस, इशू प्राइस 98 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस 98. ये 91 डेज में आएगा. तो 365 डेज में क्या होगा, बस कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 8.18%. फिर बोल रहे डैश शोज दैट द करेंट डिविडेंड डिपेंड्स पार्टली ऑन करेंट अर्निंग्स एंड पार्टली ऑन प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड. बोल रहे कौन सा ऐसा मॉडल है जो कहता है करेंट ईयर डिविडेंड जो डिपेंड करेगा वो पार्टली ऑन करेंट अर्निंग्स एंड पार्टली ऑन प्रीवियस ईयर डिविडेंड डिपेंड करेगा. तो अगर आपको याद हो तो ये लिंडलर मॉडल था, गॉर्डन MM और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये सब अलग अलग मॉडल है. नेक्स्ट, Rajesh Polymer issued rupees 4,09% perpetual debentures at a premium of 10%. Cost of flotation is 2%. Tax rate is 50%. What is after tax cost of debt? तो ये केडी निकालने आया है. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये बोल रहा है परपेचुअल डिवेंचर्स है. परपेचुअल डिवेंचर्स में हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, जो आई होता है इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई IP करते हैं. तो I इज़ द इंटरेस्ट रेट विच इज़ 9%. and 1 - t is 50%. तो 9 × 1 - 0.5. और IP लेना है तो IP इज़ प्रीमियम के साथ 10% जोड़कर 110 माइनस कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 2%. तो 110 - 2% ऑफ 110 करें कि 2% ऑफ 100 करें, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक असमंजसता है ना. कुछ नहीं लिखा है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन और 2%. तो आइडियली जो फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है वो मार्केट प्राइस पे लगता है, इशू प्राइस पे. तो इशू प्राइस अगर 110 है तो उस पे लगना चाहिए, बट इसका अजम्पशन कई बार लिया जाता है कि वो फेस वैल्यू पे है. तो अगर फेस वैल्यू पे लेंगे तो थोड़ा सा आंसर में चेंजेस आएगा. बट क्या इंटरेस्टिंग बात है कि ये MCQ है तो यहाँ पे आंसर है ना फ़र्क नहीं दे रहा ज़्यादा. या अगर मतलब 4.5/108 करो, 4.5/108 करोगे तो 4.166 आ रहा है. 4.5/107.8 करोगे तो 4.174 आ रहा है. तो उस हिसाब से 4.17 नियरेस्ट आंसर मैच हो जा रहा है. बट जब अगर बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया तो क्या करोगे,
बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? तो उस समय आपको कोई एक वर्किंग तो करना पड़ेगा। तो उस समय प्रेफर्ड क्या है मेरे राय में, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले तो ये प्रेफर्ड है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले तो ये प्रेफर्ड है, बट रियल वर्ल्ड के हिसाब से 2% ऑफ 110 करना चाहिए रियल वर्ल्ड के हिसाब से। बट क्या इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा हो कोई और सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने हर बार 2% ऑफ 110 किया है तो आप वो करोगे, इंस्टीट्यूट ने हर बार 2% ऑफ 100 किया है तो आप वो करोगे। तो मेरे राय में 2% ऑफ 100 ज़्यादा सेफ है इंस्टीट्यूट के वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको ऐसे अपने अजम्पशन से बोल रहा हूँ, है ना। मेरे अगर लॉजिक से चलो तो ये लॉजिक है कि ये 2% ऑफ 110 होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ICMI में प्रेफर दिस, पुराने कभी सॉल्यूशंस में ऐसा देखा गया। तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से राइट किया, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस। जो घर में पैसा है उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट देते हैं, जो फेस वैल्यू था उस पर नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों करके दिखाया है कि आपको थोड़ा कोई फ्यूचर के सॉल्यूशन में प्रैक्टिस करते हुए कोई ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी हैज इमर्ज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी टू। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी मतलब होता है घर से ही सेल्फ फाइनेंस करना प्रोजेक्ट्स को पहले, विच इज रिलेटेड टू प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कहता है प्लाउइंग बैक करो। ठीक है, प्लाउइंग बैक मतलब प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब घर से ही प्रॉफिट से ही प्रोजेक्ट फाइनेंस करो। तो इट हैज इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव थ्योरी टू। ऑल्टरनेटिव किसका है ये? तो किसका ही ऑल्टरनेटिव है? अगर आप प्लाउइंग बैक नहीं करोगे तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसका ऑल्टरनेट होगा बाजार से बोरो करो। ऑल्टरनेट ऑफ बोरोइंग होता है। तो बोरोइंग का मतलब क्या है? बोरोइंग का मतलब है कि आप अपना इक्विटी में दूसरों को जगह दे रहे हो, जिसको अपने ट्रेड ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मतलब आपको इक्विटी अपना किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, मालिकाना शेयर करना पड़ेगा। तो वो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहता है। ये कहता है कि आप बाजार से, क्या तो इक्विटी से या बाजार से डेट से पैसा लेकर आओगे और न्यू इशू से पैसा लाओगे। बाजार से पैसा लाओगे तो क्या तो नया शेयर इशू करोगे या तो आप उनसे डेट लोगे। तो ये ट्रेड ऑफ थ्योरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज़ एन ऑल्टरनेट टू ट्रेड ऑफ थ्योरी। ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ट्रेडिशनल अप्रोच, NI अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इन तीनों से पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का कोई लेना नहीं है। तीनों एकदम अलग ही अप्रोच है जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर में पढ़ते हो। फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ₹1 लाख टू डबल एट कंपाउंड रेट ऑफ 12%। तो डबल का फॉर्मूला था 72 बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 72 बाई इंटरेस्ट रेट। तो 72 इज योर फिक्स्ड थंब रूल और डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट करने से 6 ईयर्स आ गया। तो डबल भी होता है ये। ट्रिपल का आपको याद है? हाँ, ट्रिपल का है 114 और क्वाड्रुपल यानी डबल का डबल उसका क्या है 144 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? डिजिटलाइजेशन से वाइड स्प्रेड अक्रॉस ऑफ डेटा होगा, वाइड स्प्रेड एक्सेस ऑफ डेटा होगा, यस दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। प्रिजर्वेशन होगा, यस दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। लार्ज ग्रुप ऑफ यूजर्स आ पाएंगे, यस। लार्ज फिजिकल स्टोरेज स्पेस, जब डिजिटलाइजेशन होगा तो फिजिकल स्टोरेज स्पेस नहीं लगेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी नंबर इज द राइट आंसर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ MJK। 8% डिवेंचर पेबल ₹15 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर 15 लाख एंड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 40 लाख। यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो। देखो आइडियली कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाई इक्विटी। फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, बट आपके इंस्टीट्यूट में ना उल्टा दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट मैट में उल्टा दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आंसर्स भी उल्टा आएगा। तो अगर आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो पूछे एग्जाम में
तो ICMI ने जो उल्टा दिया है, उल्टा करना है आपको, ठीक है। ICMI सॉल्यूशन में उल्टा दिया है, उल्टा करता है, दैट मीन्स दे जस्ट डू अपोजिट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बाय फिक्स चार्ज, जबकि ये सही नहीं है, बट दिया हुआ है तो वैसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर मैं फिक्स चार्ज बेरिंग सिक्योरिटीज लूँगा तो वो है 15 लाख, प्लस 15 लाख 30 लाख, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी है 40 लाख, तो 30/40 करके आंसर आ रहा है 3:4, बट 3:4 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 4:3 आंसर दे लिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट में उल्टा किया हुआ है। तो आंसर अकॉर्डिंगली आ रहा है 40/30, दैट इज इक्वल टू 4:3। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लस्टर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ सेट ऑफ डेटा टू सबसेट सो दैट द ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। क्लस्टर एनालिसिस पार्ट ऑफ, ठीक है। अब ये डेटा एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाता है क्लस्टर एनालिसिस, तो अगर आपने इसका थ्योरी पढ़ा है तो क्लस्टर एनालिसिस किस तरह का लर्निंग का पार्ट है, तो इसका आंसर है अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब आपको इसमें कुछ ध्यान देने का दरकार नहीं है। क्लस्टर एनालिसिस बेसिकली, क्लस्टरिंग मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ डेटा एक तरह से, जिसमें आप क्या करते हैं, एक सेट ऑफ डेटा को दूसरे सेट से कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से कनेक्ट करके क्लस्टर्स बना देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा जब क्लस्टर बन जाता है तो डेटा आपस में एक दूसरे से एक्सट्रैक्ट कर करके लर्निंग करते रहता है, मतलब मशीन अपने आप क्लस्टर से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन लर्निंग करते रहता है। तो ये पूरा जो गूगल में आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते रहते हो ना, ये सब क्लस्टर एनालिसिस के लॉजिक से सेट किया हुआ रहता है। खैर, नेक्स्ट सिस्टमैटिक रिस्क मतलब होता है बीटा, विच इज़ 1.5। 182 ट्रेजरी बिल करेंट यील्ड दिया हुआ है 9%, तो ये होता है RF। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये RM है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो आपको बीटा RF RM दिया हुआ है, तो CAPM लगाना है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है 16.5। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ डेटा माइनिंग, तो डेटा माइनिंग का अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि पहला 3 तरीका तो है, बट प्रेडिक्टिव एनालिसिस डेटा माइनिंग का तरीका नहीं है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, द कैश आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 2 लाख, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। फिर आपको बोल रहा है कैश इनफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आर 1,20,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 1,60,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ईयर 1 का कैश फ्लो, ईयर 2 का कैश फ्लो, तो डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, देन व्हाट इज द PI? Profitability index is equal to present value of cash inflows divided by initial investment. So initial investment is 2 lakh, cash inflow is year 1 2, cash inflow is 120 160, discounting factor is 10%, present value is given. So total of present value has come, and total of present value should be divided by initial investment, 241 240 divided by 2 lakh, 1.21 आ रहा है। 241 240 डिवाइडेड बाई 2 लाख करके आ रहा है 1.21, तो दैट इज़ द आंसर। अगर 1 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, बट वो मेंशन नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months, एवरेज कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स आर 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, बताओ इसमें क्या बोल रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 month है, तो आप बोल सकते हैं मेरा टर्नओवर रेशियो जो है 12/3 करके 4 times है। एवरेज रिसीवेबल्स आर 3 लाख एंड 4 लाख, अच्छा सॉरी, कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स आर 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो कलेक्शन पीरियड अगर 3 months है तो टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 4 times, 12/3 करके 4 times आ जाएगा, 12/3 करके 4 times आ गया, ठीक है। और वो कैसे आता है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स इससे निकल जाएगा बिकॉज एवरेज रिसीवेबल्स 3 लाख मालूम है, तो क्रेडिट सेल्स आ गया 3 लाख इंटू 4 करके 12 लाख, प्लस कैश सेल्स करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, तो 3 लाख 16 लाख में प्लस कैश सेल्स किया तो 19 लाख इज योर टोटल सेल्स। तो ये रेशियो चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। अंडर ABC एनालिसिस ऑफ स्टॉक कंट्रोल, A कैटेगरी आइटम्स आर स्मॉलर इन क्वांटिटी बट लार्जर इन वैल्यू, ये अगर आपको याद हो, स्मॉलर इन क्वांटिटी बट लार्जर इन वैल्यू। एक आइटम होता है जो लार्जर इन क्वांटिटी बट स्मॉलर इन वैल्यू होती है, तो वो C टाइप होता है, और जो मीडियम वाला होता है वो B होता है, ठीक। तो A वाला आंसर है इसका। फिर बोल रहा है इफ पैट ऑफ द कंपनी इज 5,40,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज 60,000, डिविडेंड पेएबल इज
to 1,60,000 shares is ₹2 per share, then equity dividend coverage ratio, ध्यान देना यहाँ पे पूछा है equity dividend coverage ratio, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है फॉर्मूला इसका इफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, इफेश बाय इक्विटी डिविडेंड, कवरेज किससे होगा, इफेश से होगा। तो आपको पैट मालूम है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करोगे तो इफेश आ जाएगा विच इज कमिंग 480 डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड है टोटल दे 116 × 2 320, तो 480 बाय 320 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1.5। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक क्या होता है, हम लोग पैट बाई इक्विटी डिविडेंड करने लग जाते हैं, तो 540 बाई 320 करने से, चलो अच्छा है जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो ये हो गया आपका MCQs। ऑलराइट, नेक्स्ट आ रहा है अब बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें पैटर्न हमेशा सेम है। 2A जो है वो FM थ्योरी से आएगा, 2B जो है डेटा एनालिटिक्स से आएगा, क्वेश्चन 8AB जो है वो आपका डेटा एनालिटिक्स से आएगा। तो 2 और 8 पूरा प्योर थ्योरी मिलेगा। एक थ्योरी का बैकअप हमेशा रखना चाहिए क्योंकि बीच में कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है जो आपसे नहीं बनेगा तो पेपर छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको YouTube में बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। डेटा एनालिटिक्स का आप क्लास किए हमारे यहाँ, तो उससे डेटा एनालिटिक्स आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। तो मैं इसके अंदर तो नहीं घुस रहा, इसका आंसर सजेस्टेड आंसर में भी आपको छप के एकदम सिंपल सा मिल जाएगा। इसमें बस मेन चीज़ क्या है, यू हैव टू लर्न द की पॉइंट्स। आपको की पॉइंट्स जैसा इंस्टीट्यूट में बोल रहा है वैसा ही लिखना है, अपने मन से पूरा लिख कर आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया और डेटा माइनिंग का एप्लीकेशन आपको पूछा जा रहा है। तो दोनों ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई झोल झाल नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 3A विच इज़ फ्रॉम रेशियो। तो ये सब फिक्स क्वेश्चन है, रेशियो से आता ही है, ऐसे फिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, कुछ इसमें सिखाने का नहीं है। क्वेश्चन रेशियो में क्वेश्चन पढ़ने के पहले या तो फर्स्ट लाइन में लिखा होता है क्या रिक्वायर्ड है, नहीं तो लाइन नीचे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट करना है आपको सेल्स, डेटर्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सन्डे क्रेडिटर्स वगैरह। तो उसके लिए आप पहले देखो यहाँ पे डिटेल में क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स दिया हुआ 2 months, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, लैग इन पेमेंट दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, जीपी फिर अमाउंट दिया हुआ है। Assume that all purchases and sales are on credit and closing values of debtor and creditors are not different from the opening values। तो एवरेज ही ओपनिंग है, एवरेज ही क्लोजिंग है। तो बस मैं क्या किया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ा वर्किंग बनाते गया। नोट 1, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 months है तो डेटर्स टर्नओवर 6 times है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर 8 times है तो इसका कोई यूज़ नहीं कर पाए। लैग इन पेमेंट टू सप्लायर्स 1 month है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नोट 2 में निकाल लिया। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया, मान लो COGS बाय एवरेज स्टॉक, इसका यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लिया। फिर जीपी रेशियो दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला लिख लिया, जीपी बाई सेल्स इज 25%। ओपनिंग इन्वेंट्री का कुछ नहीं किया। अब जीपी जब दिखा 3 लाख तो 3 लाख और जीपी सेल्स मालूम है तो हम इससे सेल्स निकाल लिए। तो ये नोट नंबर मान लो वापस से चालू हो गया, ये नोट नंबर 5 हो गए एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे सेल्स आ गया विच हैज़ कम टू 12 लाख। तो दैट इज़ आवर पार्ट ए डन थ्रू नोट नंबर 5। तो बाद में करना है, नीचे में लास्ट में लिखेंगे कि पार्ट ए का क्या आंसर आया, बी का क्या आया। फिर COGS और GP मालूम है तो सेल्स और GP मालूम है तो COGS निकाल लिया, 9 लाख आ गया। कैसे आया, 12 लाख माइनस 3 लाख कर दिया तो COGS भी आ गया। तो COGS मालूम था तो आपको COGS बाय एवरेज स्टॉक से आपको पता चल गया कि एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो COGS बाय एवरेज स्टॉक को यूज़ करके बाय रेफरिंग टू नोट 2, यूजिंग नोट 2 आप एवरेज स्टॉक निकाल लिए विच हैज़ कम टू 1,12,500। और आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डेटर्स पूछा है, अभी तो डेटर्स तक हम गए नहीं है बट इन्वेंट्रीज पे हैं एवरेज स्टॉक में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा है, ओपनिंग मालूम है तो क्लोजिंग निकालना है। अच्छा, डेट परचेज सेल्स से जुड़ा हुआ जो डेटर्स क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है वो सेम है, बट स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, डेटर क्रेडिटर का सेम बोला है। तो आप एवरेज स्टॉक देख लिए 1,12,500 आ गया विच इज सपोज टू बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग का 1,05,000 अगर बैठा दे तो क्लोजिंग का वैल्यू निकल जाएगा विच इज कम 1,20,000। तो दिस 1,20,000 इज आवर नोट नंबर 6। दिस 1,20,000 इज आवर नोट नंबर 6। ठीक है, तो आपको इससे 1,20,000 मिल गया। अब मान लो डेटर्स निकालना है तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में चलते हैं विच इज इक्वल टू 6 times। वो होता है क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। अब जो सेल्स है क्वेश्चन में बोला है सब क्रेडिट पे ही है
तो 12 लाख डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो करेंगे 6 टाइम्स, तो एवरेज डेटर्स आ जाएगा। तो देखो एवरेज डेटर्स आ गया 12/6 करके 2, तो ये मान लो आपका नोट नंबर 7 से आ गया। तो इसको मैंने नोट नंबर 7 से एक बार लिंक कर लिया कि आपको रेफर करने में ईजी हो। फिर बोल रहा है लास्ट में क्रेडिटर्स निकालो। तो क्रेडिटर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे परचेजेस नहीं दिया हुआ है, ये इस सम का खूबी है, परचेजेस निकालना। न्यू थिंग इज टू फाइंड हाउ टू फाइंड परचेजेस। तो परचेजेस निकालने के लिए COGS ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ करते हैं, तो परचेज आएगा। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे तो इक्वल टू COGS होता है। तो पहले परचेज निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। तो एक्स ले लिया परचेज को, एक्स वैल्यू है 915। फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो यहाँ पे हम लोग को नोट 3 में दिया हुआ था 12 टाइम्स, तो उससे मैंने क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स किया, तो अपना एवरेज क्रेडिटर्स निकला है 76,250। ठीक है, तो ये 76,250 इज आवर व्हाट नोट नंबर 4। ठीक है, न्यू थिंग इज टू फाइंड आउट द परचेज। और इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ यूनिक चीज़ नहीं है यहाँ पे कि आप पहले कभी नहीं किए। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आया है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, कैश फ्लो जैसे आता ही आता है, कभी कैश फ्लो कभी फंड फ्लो, ऐसे ऑल्टरनेट चलते रहता है। तो कैश फ्लो का तरीका जो अकाउंट्स में लगता है वही यहाँ पे लगता है। आप अकाउंट्स वाले से यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ वाला तरीका से अकाउंट्स में कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप जैसे सीखा वैसे अकाउंट्स में करेंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम है, ये कैसे पता चलता है? तो स्टार्टिंग से पढ़ के पता चलता है। सेल्स, COGS, पेबल्स ये सब नहीं मिला तो रिक्वायर्ड को पढ़ लेते हैं, वो पता चल जाता है। रिक्वायर्ड में बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो एक बार पूरा डिटेल को पढ़ेंगे फिर सम्स बनाएंगे। सेल्स दिया हुआ 96 लाख इन कैश, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में सेल्स, COGS देने लग जाए और कैश फ्लो का सम हो तो क्लिक करना चाहिए, वो डायरेक्ट मेथड से CFO निकालने का बात होगा। फिर ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग वाला 2 लाख बोल रहा है वॉज मोर देन द बैलेंस ऑफ ओपनिंग। ठीक है, क्रेडिटर्स बैलेंस बढ़ा है बोल रहा है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल रहा है वो भी बढ़ा है। सप्लायर पेड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड दिया हुआ है, टैक्सेस पेड दिया हुआ है। तो ये सब दे रहा है, मतलब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। डायरेक्ट मेथड आपको याद होगा कैश फ्लो ऑपरेशन निकालने का, जिसमें लेते थे कलेक्शन फ्रॉम सेल्स माइनस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस माइनस पेमेंट टू सप्लायर्स। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रहा है कि सब पेमेंट ही दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रहा है कि सब पेमेंट ही दिया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेमेंट ही दिया हुआ है। तो आपको ये पेमेंट निकालना नहीं पड़ा। डायरेक्ट मेथड में सबसे बड़ा झमेला होता था, ये अमाउंट निकालने के लिए अकाउंट्स बनाना पड़ता था। उसके लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर्स वगैरह लगता था, जो यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी है बट वो यूज़ का नहीं है, कोई काम का नहीं, क्योंकि पेमेंट अपने को पता है। और सेल्स का भी बोल दिया है सारा का कैश में है, तो डेटर्स का कलेक्शन का दिमाग नहीं लगाना। COGS को यूज़ नहीं आएगा बिकॉज कितना एक्सपेंस पे हुआ है वो चाहिए और वो अलग से दिया हुआ है। ठीक है, सो COGS इज द कॉम्पोजिट अमाउंट फॉर परचेजेस एंड एक्सपेंसेस ना, तो उसका पेमेंट अमाउंट दिया हुआ तो वही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखो कंपनी पेड इक्विटी डिविडेंड ऑफ 2,40,000, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कंपनी एक्वायर्ड लैंड ऑफ 8 लाख, मशीनरी फॉर 4 लाख, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग कैश है, कैश फ्लो बनाना है। तो सबसे मेन काम CFO में ही होता है, और ये CFO इस बार डायरेक्ट मेथड से बनेगा और बहुत सिंपल है। कलेक्शन फ्रॉम सेल्स से स्टार्ट करो। कलेक्शन फ्रॉम सेल्स में पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट टू सप्लायर्स माइनस करो, तो ये आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें से टैक्स पेड माइनस कर दो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लैंड परचेज हो रहा है, मशीनरी परचेज हो रहा है। बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी है। लैंड बिल्ड और मशीनरी परचेज हो रहा है, तो इन तीनों को नेट कर लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आ गया। फाइनेंसिंग में खाली डिविडेंड दे रहे हो तो माइनस कर दिया, तीनों को नेट किया तो नेट कैश फ्लो ऐड, ओपनिंग कैश किया, क्लोजिंग कैश मैच हो गया, तो सम हो गया। तो सब कंसेप्ट क्लियर होने से आप सम कर पाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि सेम सम जो हुआ है मैथ में या क्लास में वही आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, अलग मिलेगा, फिगर्स चेंज हो जाएगा। आपको अपने से प्रयास करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही डर निकलता है।
फिर देखो 4A, एक टर्म क्या होता है नॉर्मली कंपैरेटिव आता है, दूसरे टर्म कॉमन साइज आता है। तो इस बार कंपैरेटिव आया तो अगले बार कॉमन साइज मिलेगा, फिर कंपैरेटिव मिलेगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, इसमें आपको बहुत सिंपल है, कुछ इंटरप्रेट करने नहीं बोल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा दिमाग खपता है, बट यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं बोला है। तो करना क्या है, बस सेल्स 2 साल का दिया हुआ है, COGS दिया हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इन सबको सजा के एक इनकम स्टेटमेंट जैसा बनाओ, जिसमें सेल्स माइनस COGS को आप GP निकाल लेना, GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेना, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स करके पैट निकाल लेना। या आप चाहो तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर EBIT भी निकाल सकते हो। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही एक तरह से आप बोल सकते हैं EBIT है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस हुआ तो EBT में से टैक्स माइनस हुआ तो पैट, या PBT और पैट ऐसे भी बोल सकते हो। तो जस्ट आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस का एक कॉलम बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, और दोनों का परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू। जैसे 610 डिफरेंस है, डिवाइड बाई 8090, तो सबका ऐसे परसेंट निकालना है। तो मैंने खाली ये GP और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और PBT का नहीं निकाला, बाकी सबका मैंने यहाँ निकाल दिया। बाकी आप निकाल सकते हो। इंटरप्रिटेशन कुछ लिखना ही नहीं तो सम हो गया। अगर इंटरप्रिटेशन लिखने आ जाता तो क्या लिखते, तो बस ये लिखते कि सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड by 32.28%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज़ इंक्रीज बाय 26.61%, है ना। फिर उसका कोई रीज़न भी लिखते हैं, इट मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, इंक्रीज इन द वेजेस कॉस्ट और इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। फिर ऑफिस एंड एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 16.3%, इट माइट बी बिकॉज ऑफ न्यू ऑफिस प्लेस और एनी पास्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स इट। कुछ भी एक रीज़न भी लिखने का कोशिश करते हैं, वो आपको अपना कोई इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएगा कि कैसे रीज़न आपको लिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसका है, देखो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो नीचे में बोल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एज वेट। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन इसे फिक्स्ड है, मतलब आप देखोगे हर टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें नया चीज़ क्या है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों से करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सम बनाते समय 2 बार WACC निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 फुल्ली पेड, ये सब बुक वैल्यू कैपिटल दिए हुए हैं। 15 करोड़, 11% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, ये छूट जाता है, इसका ध्यान रखना है। डिवेंचर दिया हुआ है, 15% टर्म लोन दिया हुआ है। फिर इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 3.6, दैट मीन्स दिस इज D1. Dividend per share is expected to grow at 7%, that is G. Market price per share is 40, that is P0. तो आपको KE निकालने के लिए काम आ जाएगा D1 by P0 plus G. D1 is 3.6, P0 is 40 plus 0.07 करोगे, सॉल्व करोगे तो KE का आंसर आ रहा है 16%। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 11% शेयर्स आर रिडीमेबल आर आफ्टर 10 years एट पार एंड द करेंट मार्केट प्राइस इज 75। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, KP is equal to PD plus RP minus IP by N whole divided by RP plus IP by 2. So PD is your 11% of 100, which is 11. RP minus IP, which is 100 minus 75 divided by 10 whole divided by 100 plus 75 by 2. So that is equal to 13.5 by 87.5. That is equal to 13.5 divided by 87.5, 15.43. ठीक है। फिर 13.5% डिवेंचर्स भी बोल रहे रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट पार, करेंट मार्केट प्राइस इज 80 पर डिवेंचर एंड ओनली इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, वो तो पता ही है। तो इसका होता है I into 1 minus T plus RP minus IP by N होल डिवाइडेड बाई RP plus IP by 2। तो I का वैल्यू 13.5, फेस वैल्यू 100 है, 13.5% ऑफ 100 इज 13.5 इंटू 1 minus T इज इंटू 1 minus 0.4 प्लस RP minus IP by 2, दैट इज 100 minus IP is 80 डिवाइडेड बाई N करना होगा 6 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80 by 2। इसको भी सॉल्व किया तो हमारा KD भी आ गया। इसके बाद इनकम टैक्स रेट नीचे 40% दिया था तो उसको यूज़ कर ही लिए। अब इसमें टर्म लोन है, टर्म लोन का भी आपको के निकालना पड़ेगा, तो विच इज़ I into 1 minus T, और कोई वहाँ पर डिटेल होता नहीं है। और फिर अब KR भी दिया हुआ है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है ना, तो KR भी होगा। तो KR कैसे निकालते हैं, KR इज इक्वल टू KE होता है
अगर केई में नया शेयर इशू हो रहा होता और उसका नया कोई मार्केट प्राइस दिया अलग से होता फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ, तो अपने केई अलग से निकालते, के आर अलग से निकालते। अभी केई ही के आर बनेगा बिकॉज कोई एडिशनल डिटेल यहाँ पे एज सच के आर निकालने के लिए है नहीं। अगर ऐसा दिया होता तो न्यू शेयर प्राइस और ओल्ड शेयर प्राइस, तो के आर निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्राइस यूज़ करते, के निकालने के लिए न्यू शेयर प्राइस यूज़ करते। के आर निकालने का और भी फॉर्मूला होता है, के ई इज इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट परसेंटेज। तो वैसा कोई यहाँ पे डिटेल्स नहीं है कि अपने के आर निकालें, तो के आर इज इक्वल टू के ई मान लिया जाएगा। और फिर क्या करना है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से कैलकुलेशन करना है। तो बुक वैल्यू से आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसका के आपने लिख लिया कि ये के ई 16 था, के पी आपका 15.43 था, के आर और के ई सेम है तो ये भी 16% है, आप ठीक से ध्यान देना, ये दोनों सेम है। फिर के डी जो है 12.7 आया और के ऑफ टर्म लो 9% आया। तो ये के और बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब आप वेटेड एवरेज करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 13.93। और अब मार्केट वैल्यू से जब करना है तो अपने को मार्केट वैल्यू पहले सबका निकालना पड़ेगा। जैसे इक्विटी का मार्केट प्राइस बोल रहा है 40 रुपीज़ पर शेयर है, तो आप 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 40 करो तो 60 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 11% प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, 75 पर शेयर है, तो 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 75 करोगे तो 0.75 आ रहा है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का डैश है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, तो उसका कोई वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये मार्केट वैल्यू को 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हो इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू, बट उससे इस सम में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि के आर और के ई अल्टीमेटली सेम है। तो यहाँ पे हमने इसको एक बार डैश ही पकड़ लिया, ज़्यादा इजी रहेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अज्यूम करेंगे कि इट इज़ इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और फिर डिबेंचर का मार्केट वैल्यू बोला है 80 के हिसाब से, तो 100 का 80% कर लिया तो 8 आ गया। और टर्म लोन का मार्केट वैल्यू सेम ही रहता है जो बुक वैल्यू है। तो अब मार्केट वैल्यू और के को मल्टीप्लाई किया अगर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ने से यहाँ पर 14.59% आ गया, यहाँ पर 14.59% आ गया। समझ गए? इज दिस क्लियर? तो दिस इंटू दिस करके अगर आप वेटेड एवरेज निकालोगे तो 14.59 आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट के आंसर से थोड़ा मोरा चेंज आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है उसके लिए नंबर कटना चाहिए। इंस्टीट्यूट का आंसर में भी लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वर्ड का इज्जत होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली का। खैर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5A। इस क्वेश्चन में थोड़ा बच्चा लोग घबरा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें मिस्टेक होने का चांसेस है। ऐसे ही सिचुएशंस में थ्योरी आपका बैकअप का काम करता है। खैर, यहाँ पे बोल रहा है कंपनी है जो कोई सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड चिप बना रहा है। लास्ट ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी डिजाइन एंड प्रोटोटाइप एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ द चिप। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी मेड अ फोरकास्ट दैट इट वुड बी एबल टू सेल 8,000 units of the new chip in the next year. However, additional investment will be required to buy and install new machinery for production. तो देख के समझ में आ रहा होगा कैपिटल बजटिंग का। और वैसे जो लोग पेपर एनालिसिस अच्छे से कर चुके हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिक्स्ड है, कैपिटल बजटिंग का ही है। हर क्वेश्चन का चैप्टर फिक्स्ड है। अगर आप प्रीवियस सारे टर्म का पेपर देखो तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर्स मोटा मोटी फिक्स्ड है। 8 नंबर पे डेटा एनालिटिक्स फिक्स्ड है, 2 नंबर बी नंबर पे डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन रेशियो से फिक्स्ड है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। 3A फिक्स्ड है, 3B फिक्स्ड है, 4A कॉमन साइज या कंपैरेटिव से फिक्स्ड है, 4B कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फिक्स्ड है, 5A कैपिटल बजटिंग, 5B कैपिटल बजटिंग से फिक्स्ड है। 2 क्वेश्चन आता है कैपिटल बजटिंग से। तो ये देख के समझ में आ गया कैपिटल बजटिंग का है। तो पूछा क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड पहले समझ लो। रिक्वायर्ड में बोल रहा क्या है, advise as to what should be the selling price of the new chip that may be fixed to obtain the desired return of investment. Tax rate is 40%, depreciation is on SLM. तो नया चीज़ क्या है यहाँ पे, कोई NPV या पेबैक पीरियड या IRR नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालो। अरे बाबा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा तो क्या करना है भाई, तो आपको बस समझ लेना डिज़ायर्ड रिटर्न पाने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना है। मतलब
आप ये सम जैसा एक प्रैक्टिस में ऑलरेडी पहले किए हुए होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। तो उधर अपने ये सीखे थे कि इट इज़ NPV इक्वल टू ज़ीरो। NPV इक्वल टू ज़ीरो करके आप एक इक्वेशन बना के सेलिंग प्राइस डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिसिंग है, यूनिट्स दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को x मान के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या पता चल रहा है, और आगे कैपिटल बजटिंग की तरफ पढ़ते चलो कि यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी इज 25 लाख, तो दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लाइफ इज 4 ईयर्स। सैल्वेज वैल्यू बोल रहा है नील लेफ। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 4 ईयर्स में जाकर हम लोग को एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्सपेंस भी नेसेसरी है, जो अलग अलग ईयर का अलग अलग अमाउंट है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दोनों मिलाकर टोटल में सेम है, ठीक है। तो ऐसे देख के लग रहा था अलग अलग है, तो टोटल मिला के सेम है, तो मतलब हर साल का कॉमन ही है। वेरिएबल कॉस्ट है 250, वो पर यूनिट होगा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट बोल रहा है पर ईयर 75,000 है। डिस्काउंटिंग रेट आपको 15% आफ्टर टैक्स वाला चाहिए, मतलब आपको कुछ आफ्टर टैक्स नहीं करना है, 15% से डिस्काउंटिंग करनी है। इन द न्यू प्रोडक्ट इज कॉन्टेम्पलेटेड बाय मैनेजमेंट and advice as to what should be the selling price of the new chip that may be fixed with a view to obtaining the desired return on investment। तो क्या सेलिंग प्राइस रखें जिससे कि डिजायर्ड रिटर्न आ जाए। दैट मीन्स इसका मतलब ये है NPV इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए कम से कम। उससे अपने ये समझेंगे कि जितना सोचे तो उतना रिटर्न तो आ गया। तो उसको जीरो करने के लिए सेलिंग प्राइस को x लेके अगर आप पूरा इक्वेशन बना सकते हो तो सम सॉल्व हो जाएगा। इसमें फिर PV फैक्टर दिया हुआ है, NVT फैक्टर दिया हुआ है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 15% के हिसाब से चलेंगे तो 3.0079 है। तो जब वैल्यू दिया हुआ था ना उसी से सम करना है, नहीं तो फिर आपका नंबर कटना ही है, आप ये समझ लेना, क्योंकि फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगा। सम को करने का तरीका क्या, अपना स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालो विच इज़ 25 लाख, फिर डेप्रिसिएशन पर एनम निकालो विच इज़ 25 लाख माइनस 0/4 दैट इज 6.25 लाख। क्योंकि यहाँ पैसे ले मैं तो सिंपल 25 लाख बाई 4 ही कर लिया मैंने। फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। तो मैंने पहले 4 कॉलम इसलिए बनाया क्योंकि मैं पहले ध्यान नहीं दिया था कि ये दोनों का टोटल मिलाकर 1.5 लाख ही हो रहा है। तो मैंने पहले इसलिए 4 कॉलम बनाया। आप चाहो तो 4 नहीं बना के एक ही कॉलम बना सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली चारों ईयर में सब कुछ सेम आ रहा है। तो मेरे को देखो सेल्स बार बार लिखना पड़ा। वेरिएबल कॉस्ट 250 इंटू 8,000 लिया तो 20 लाख करके आ गया। एडवर्टीजमेंट प्रमोशन अवॉर्डेबल फिक्स कॉस्ट या एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो भी है वो सब में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन ऐसे दिखने में अलग अलग लग रहे थे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था बोल के मैंने अलग अलग बना लिया। बट बाद में नज़र पड़ा कि दोनों मिलाकर सेम ही है। तो आप चाहते तो ये 4 कॉलम नहीं बनाकर एक ही सिंगल कॉलम बना लेते, तो नेट रिजल्ट आपका ऐसा कुछ आ रहा होता जो मैंने यहाँ पे लिखा 8,000 x माइनस 22.25 लाख। अब इसमें ना ये भी ध्यान रखना है कि ये सब माइनस में, तो इसको सबको जोड़ लिया मैंने 20, 21 और ये देख रहे 22.25 आ रहा है, सब में 22.25 ही आ रहा है। तो 8,000 x माइनस 22.25 लाख। फिर टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर आया 6.25 लाख। तो ये माइनस 6.25 लाख करूँगा यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस 6.25 लाख करूँगा तो 22.25 माइनस 6.25 करने से 28.5 लाख आ गया। तो 8,000 x माइनस 28.5 लाख करके आया। PBT लेस टैक्स किया @ 40%, तो ये आ गया 3,200 x माइनस 11.4 लाख। तो इससे आ गया पैट कैसे आएगा 28.5 में। देखो ये माइनस हो रहा है तो माइनस 8,000 x माइनस 3,200 x करेंगे 4,800 x, 28.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 28.5 प्लस 11.4 करें तो माइनस 17.1 लाख आ रहा है। फिर एड बैक डेप्रिसिएशन किया तो डेप्रिसिएशन प्लस साइन होने से 10.85 लाख आ रहा है यहाँ पर। 4,800 x कंटिन्यू हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सी फैट निकाल लिया, बिकॉज एनविटी फैक्टर दिया हुआ था तो सिर्फ इनविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई ये वाली 14,437.92 x माइनस 32,63,572। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हमें डिजायर्ड रिटर्न उठाना है तो NPV शुड बी 0। तो NPV निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 25 लाख और इक्वल टू 0 बैठा देंगे। इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया विच इज योर सेलिंग प्राइस 399.2 इज द आंसर, ठीक है। तो अभी आपको अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला, बाई चांस कोई कारण से आपने पहली बार ही देखा और आपको लगा अरे ये कैसे होगा, तो अब समझ लिया है ना, तो एक बार इसको अपने से बिना देखे करो तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। अभी आप सिर्फ देख के जाओगे तो एग्जाम में फिर कुछ सिली मिस्टेक कर दोगे, कैलकुलेशन एरर कर दोगे। एक बार बिना देखे करो, अब देखो करो अपने से, पता चला फिर कुछ एरर हो गया सब कुछ समझने के बाद भी,
ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, फाइनल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैपिटल बजटिंग का ही है, और इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, इंस्टॉलिंग अ ड्राइंग इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व आउटले ऑफ 12 लाख, नेटवर्किंग कैपिटल 160 है। और फिर नीचे में क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में एडवाइज द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ पे बैक एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स वगैरह दिए हुए। तो यहाँ पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक पर सम्स करना है। तो सम्स करने का प्रोसेस तो वही है, नोट नंबर 1 पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट खोजो, नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन खोजो, अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो नोट नंबर 3 सी फैट खोजो, फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है तो डिस्काउंटिंग भी कर लो, फिर उसके बाद पे बैक पीरियड निकालो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो। तो उसका डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर कट ऑफ पे बैक पीरियड दिया हुआ है उससे पहले ही पे बैक आ जा रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग अ ड्राइंग इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व अ कैश आउटले ऑफ 12 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल इज 1,60,000। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों ही होगा, और वर्किंग कैपिटल दिया हो तो लास्ट ईयर में रिकवर हो जाएगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years विदाउट एनी सैलवेज वैल्यू, तो इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए SLM ही बोला है फॉर इनकम टैक्स पर्पज, ठीक है। कैश फ्लो बिफोर टैक्स आपको 5 साल का रुपीज़ इन 1000 में दिया हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर में जैसे दिया हुआ उसके अगेंस्ट में यहाँ रुपीज़ इन 1000 है। फिर क्या बोल रहा है आपको, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%, इससे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर एनम। मैनेजमेंट हैज डिटरमाइंड दैट एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर द इक्विपमेंट आर 3.6 years एंड 4.5 years रेस्पेक्टिवली। तो एक्सेप्टेबल मतलब ये कट ऑफ लेवल अपना दिया हुआ है इनका, तो इससे जल्दी आने से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। एडवाइस करो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एज पर द 2 methods। ईयर वाइज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी 12% के हिसाब से दिया हुआ है। तो हम लोग अपना फ्लो में अगर प्रेजेंट करें तो नोट नंबर 1 था इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 12 लाख प्लस 1.6, डेप्रिसिएशन इज दिस नोट नंबर 2, ये हमारा फ्लो ऑफ वर्किंग ऐसे ही है। नोट नंबर 3 इज सी फैट, तो सी फैट में ईयर 1 2 3 4 5 का हमने CFBT लिख दिया। अब क्या करना है, अपने को लेस करना है उसमें से डेप्रिसिएशन हमेशा अपने से बोलने से मतलब चला के नहीं बोलता कि डेप्रिसिएशन लेस करना है, आपको अपने से समझना है। बिफोर टैक्स कैश फ्लो दिया हुआ है, मतलब ये कैश फ्लो ही है, तो इस कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन एडजस्टेड नहीं होता है, तो आपको लेस करना होगा डेप्रिसिएशन। कभी कभी चला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है तो वो भले ही आफ्टर डेप्रिसिएशन माना जा सकता है, बट कैश फ्लो आफ्टर बिफोर टैक्स बोल रहा है मतलब उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। फिर डेप्रिसिएशन सब में सेम ही है, 240 जो ऊपर में निकाला, देखो 2.4 लाख है, यहाँ पे रुपीज़ इन 1000 है, इसलिए रुपीज़ इन 1000 करने के लिए 240 कर दिया। तो अपना आ गया पीबीटी में से टैक्स माइनस किया तो आ गया पैट में फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और लास्ट में वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला बट वो आपको ध्यान रख के ऐड कर लेना है, तो आपका सी फैट आ गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल दिया। अब पे बैक पीरियड निकालना है, तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज ले लेते हैं, डिस्काउंटिंग वाला नहीं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। देखो ये वाला, ये जो कैश फ्लोज है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे बैक पीरियड में, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बस ऐड करते गए, देख रहा था कि टोटल कितना चाहिए अपने को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए विच इज़ 13.60 लाख, यानी 1360 जितना चाहिए अगर हम रुपीज़ इन 1000 को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये 396 में 441.5 जोड़ा प्लस 357 जोड़ा, तो ये जोड़ते जोड़ते 4th ईयर में ही 1360 से ज़्यादा आ गया। तो मैं 5th ईयर का नहीं किया, वैसे आप 5th ईयर का भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नहीं किया। अब पता चल गया कि इस ईयर में पे बैक आ रहा है आंसर, इसका मतलब 3 years प्लस समथिंग है, तो 3 years पूरा लिखा प्लस समथिंग। अब समथिंग में कितना ईयर्स है यहाँ पे, ईयर 4 में कितना समय यूज़ होगा पे बैक के लिए, पूरा ईयर 4 तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि अपने को 1360 तक ही जाना है, तो 1512 तक चला गया, तो 1360 का कितना पार्ट ईयर 3 तक आ चुका है, 1194.5 आ चुका है। तो बचा कितना है, 1360 माइनस 1194.5 बचा है जो आपको ईयर 4 में चाहिए। तो 1360 माइनस 1194.5 चाहिए, बट ईयर 4 में आ कितना रहा है, ईयर 4 में आ रहा है 1 2 3 4 318, ईयर 4 में 318 आ रहा है, ईयर 4 में 1512.5 नहीं आ रहा, वो तो क्यूमुलेटिव फिगर है, ईयर 4 में 318 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए 1360 माइनस 1194.5। तो आपका पूरा ईयर में एक साल में 318 आ रहा है, हमें चाहिए इतना ही, तो उसके लिए कितना ईयर लगेगा, उसके लिए एक अपना कैलकुलेशन है, 1/318 1 ईयर में 318 आ रहा है, तो इसके लिए कितना ईयर लगेगा, तो आंसर आ रहा है 0.52 ईयर। तो
तो पे बैक पीरियड आ गया 3.52, अपना कट ऑफ डाला होता 3.6, उससे कम है तो प्रोजेक्ट वायबल है। वैसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या होगा, बस क्यूमुलेटिव वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का लेंगे, ठीक है। तो 353.63 से स्टार्ट किया और ऐड करते गए, तो ईयर 4 तक 1360 नहीं आया था, तो ईयर 5 भी निकाले, बट ईयर 5 में तो 1360 से ज़्यादा आ गया, तो हम लोग को तो पूरा ईयर 5 तक का नहीं रुकना है, हम लोग को तो पहले ही पे बैक आ जाएगा। तो ईयर 4 प्लस समथिंग होगा। अब ईयर 4 तक कितना आ गया, 1161.94, हम लोग को कितना चाहिए, 1360 चाहिए, तो और कितना चाहिए ईयर 5 में, 1360 माइनस 1161.94, जो डिफरेंस है वो हम लोग को ईयर 5 में चाहिए। और उसके लिए कितना समय लगेगा ईयर 5 में, ईयर 5 में एक साल में हम लोगों को मिल रहा है 256.28, ये वाला फिगर को देखना है, एक साल में मिल रहा है 256.28, तो हम लोग को जितना चाहिए उसके लिए कितना समय लगेगा, 1/256.28 इंटू दिस, तो ये आ रहा है 0.77, तो आंसर आ रहा है 4.77। और ये 4.77 जो आ रहा है दैट इज greater than the required one, which is 4.5, so therefore you will say it is not viable if you see discounted payback period। तो एक से viable है, दूसरा से not viable है, बस यही कंक्लूड कर सकते हैं, that's it। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सब क्वेश्चन फिक्स्ड है, 6A वर्किंग कैपिटल से आएगा, 6B आपका इन्वेंट्री से या रिसीवेबल मैनेजमेंट से या कैश मैनेजमेंट से आएगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन ही आया है, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। यूनिट्स बोल रहा है 30,000 है, फिर आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रहा है, मटेरियल का 20, लेबर का 5, ओवरहेड का 15, टोटल कॉस्ट 40, ठीक है, तीनों को ऐड करके 40 आ रहा है, प्रॉफिट 10 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस 50 आ रहा है। इन्फॉर्मेशन में मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स, रॉ मटेरियल स्टॉक बोल दिया, WIP दिया हुआ है यहाँ पे, WIP 150 डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोल दिया है, और उसका होल्डिंग है हाफ मंथ। फिनिश गुड्स 1 मंथ का है, सप्लायर क्रेडिट दे रहा है 1 मंथ का, डेटर्स को हम 2 मंथ्स दे रहे हैं, और कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स को लेके कन्फ्यूजन होता है तो क्लियर कर दिया कि सेलिंग प्राइस पे कर लो। मिनिमम कैश बैलेंस 25,000 है, प्रोडक्शन 30% बोल रहा है कैश में होता है, तो क्रेडिट सेल्स पे डेटर्स लेना होता है, ये एक ध्यान रखना है जब ये लाइन दिया होता है। और प्रोडक्शन इवनली चल रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है, कोई मार्जिन वगैरह नहीं है। तो सबसे पहला वर्किंग क्या होता है, कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग, करेक्ट। सबसे पहला वर्किंग क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बना लेंगे तो सिंपल 30,000 यूनिट्स का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स तक चले गए। फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एग्जाम में भी ना ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट नंबर्स को ना मार्क करते रहना है, जिससे कि आपको जब सम सॉल्व करना पड़े तो वो छूटे नहीं आपका। तो मैं देखो कैसे मार्क करते रहता हूँ। इसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है, उसमें नंबर 1 करंट एसेट्स डालोगे, करंट एसेट्स में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करोगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख है और उसका क्रेडिट पीरियड रॉ मटेरियल का 2 मंथ्स है, तो 6 लाख इंटू 2/12। फिर WIP का करोगे, WIP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो मटेरियल का 100%, लेबर का 50%, ओवरहेड का 50% के हिसाब से है। तो मटेरियल का 6 लाख, लेबर का 50% 75, ओवरहेड का 450 का 50% 225, तो 6 लाख प्लस 75 प्लस 225 करके आ रहा है 9 लाख। तो ये आ गया 9 लाख, तो 9 लाख को फिर आधा महीना के लिए करना है इंटू 0.5/12, तो दिस इज कमिंग 37,500। तो इफ यूल सी यहाँ पे ये वर्किंग थोड़ा सा ध्यान देके करना है। WIP का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर इट्स DOC आएगा, ठीक है, एज पर इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको लेना है, फिर इंटू 0.5/12। फिर फिनिश गुड्स का तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है वो, ये टोटल कॉस्ट मतलब COP जो आया वो विच इज़ 12 लाख इंटू फिनिश गुड्स का है फॉर अ मंथ 1/12, 12 लाख इंटू 1/12। फिर डेटर्स का सेल्स पे लेना है, बट क्रेडिट सेल्स पे लेना है, तो 15 लाख टोटल सेल्स है, 30% कैश सेल्स है, तो इंटू 70% करना मत भूलना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। फिर इंटू 2/12 डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है, कैश अमाउंट बोल दिया 25,000, तो 25,000 डायरेक्ट ले लेना, टोटल कर दिया, करंट एसेट्स आ गया। फिर करंट लायबिलिटीज़ के लिए क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे मटेरियल का क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स को हम लोग 1 मंथ, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल से हम लोग 1 मंथ क्रेडिट पे लेते हैं, तो क्रेडिटर्स के लिए रॉ मटेरियल पे ही जाना पड़ेगा 6 लाख इंटू 1/12, तो ये माइनस कर दिया, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया। कुछ था ही नहीं कुछ इसमें, और कैलकुलेशन में कुछ ध्यान ही नहीं देना था। मेन WIP और डेटर्स में 70% छोड़ दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कैश मैनेजमेंट से आ गया है। कैश मैनेजमेंट या रिसीवेबल से आता है या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आता है, किसी न किसी दूसरा वो लाइट चैप्टर वर्किंग कैपिटल से आता है।
तो ये बाउमल मॉडल से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे बोल रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग का 10 लाख है, तो ये मैंने अंडरलाइन करके ए लिख लिया। फिर आपको डिफरेंट लॉट साइजेस दिए हुए हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 55 लाख। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको दिया हुआ है विच वी कॉल एज से, इसका सिंबल बना दो ओ, ए के साथ ओ सिंबल बना दो, दिस इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एंड देन अर्निंग का यील्ड है 5%, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ टेबल which indicating which lot size will have to be sold by the company, मतलब कौन सा लॉट साइज को इस्तेमाल किया जाए। ऑल्सो शो इकोनॉमिक लॉट साइज एज पर बाउमल मॉडल। तो विच लॉट साइज का डिसाइड करने के लिए दो कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे आता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे आएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लॉट साइज, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन ओ बोल दो या सी बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा। और एक अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लेना है। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे आता है? ये आता है लॉट साइज बाई 2 इंटू इंटरेस्ट रेट। तो इसको यूज़ करके मैंने यहाँ टेबल बनाया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल दिया। जैसे पहला केस दिखा देता हूँ, एनुअल रिक्वायरमेंट है 10 लाख, लॉट साइज है 50,000, तो 10 लाख बाई 50,000 करोगे कितना आएगा? 10 लाख बाई 50,000 करोगे तो 20 आ गया, तो 20 इंटू कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इज 1000, तो 20,000 आ गया। फिर 10 लाख बाई 1 लाख करा तो 10 इंटू 2000 किया तो 10 इंटू 1000 किया तो 10,000 आ गया। ऐसे ही बस करते गए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही सारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता चला गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट कॉस्ट लेना है विच इज लॉट साइज बाई 2, 50,000 बाई 2, 50,000 बाई 2 इंटू 5%। 50,000 बाई 2 25,000 इंटू 5% इज 1250। उस तरह से बाकी सबका कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, जिसमें सबसे कम आ रहा है वो बेस्ट है। तो ये आपको लॉट साइज सिलेक्ट करना है 2 लाख। और फिर बोल रहा है बाउमल मॉडल से बताओ, तो बाउमल मॉडल से भी 2 लाख ही आएगा, क्योंकि बाउमल मॉडल एक ऐसा लॉट साइज निकालता है जहाँ पर दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल है तो यही आंसर आना है। बट एनीवे आपको फॉर्मूला लगा के चेक करके दिखा देना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू ओ बाई आई। फॉर्मूला क्या है बाउमल मॉडल का? √2AO/I। तो ए एनुअल है 10 लाख, ओ इज कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, आई इज इंटरेस्ट रेट 5%, तो इससे आंसर आ गया 2 लाख फिर से। तो बस यही सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 7A में आ जाओ। 7A जो है ये फिक्स क्वेश्चन है डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का। कभी एक क्वेश्चन MM से आता है, कभी वॉल्टर मॉडल आता है, कभी गॉर्डन मॉडल आता है। तो इस बार गॉर्डन मॉडल आया हुआ है। तो इसमें एक यूनिक चीज़ हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना इधर, मतलब थोड़ा मिस्टेक होने का संभावना है, इसीलिए थ्योरी बैकअप के लिए काम आता है। एनीवे नहीं तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे बस, और यही फ़र्क होगा और क्या होगा, मतलब एग्ज़ाम में कुछ छूटेगा अगर थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे तो। थ्योरी के लिए सारा मैराथन वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। Excel Limited has 1 lakh outstanding shares of 10 each. Company earns a rate of 24% on its investment and retains 50% earnings as a policy. तो B retained earnings होता है B फॉर्मूला, अगर गॉर्डन मॉडल अगर आपको याद हो तो B है, और जो रिटर्न कमा रहे वो R है, ROI 24%. If cost of capital is 18%, calculate price according to Gordon's model. तो गॉर्डन्स मॉडल का प्राइस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? P0 इज इक्वल टू D बाई KE माइनस G। तो G निकालने के लिए B इंटू R। R इज गिवन 24%, B इज रिटेंशन रेशियो विच इज 50%, तो 24 इंटू 50% करेंगे तो G आ रहा है 12%। G आ रहा है 12%। ठीक है, G आ रहा है 12%। इज इट ओके? अब प्राइस निकालना है तो D चाहिए, D के लिए अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग इंटू पे आउट रेशियो करेंगे तो D आएगा। तो 24% यहाँ पे बोल रहा है वो कमाता है ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10 लाख, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से मतलब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख होगा। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 10 लाख इन एसेट्स, तो इससे भी क्लियर हो गया। तो 10 लाख पे अगर आप 24% कमाते हैं तो 2,40,000 कमाते हैं, है ना? तो 2,40,000 कमाते हैं, अगर 1 लाख शेयर्स है तो 2,40,000 बाई 1 लाख करेंगे तो 2.4 रुपीज़ EPS हो गया।
EPS का 50% अगर अर्निंग्स है तो 1.2 आपका DPS हो गया, तो DPS इज़ 1.2, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। DPS इज़ 1.2 और अब P0 निकालना है तो 1.2 बाई KE माइनस जी, तो 1.2 बाई KE माइनस जी, KE इज़ योर कॉस्ट विच इज़ 0.18, ग्रोथ रेट इज़ 12%, तो सॉल्व करके P0 आ गया 20। यहाँ पे ना एक लफड़ा होता है, बार बार हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो करते हैं D1 बाई KE माइनस जी, तो D लेना है कि D1 लेना है ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो नॉर्मली देखा कि डिविडेंड पॉलिसी का जो चैप्टर में जब प्राइसिंग का क्वेश्चन आता है, तो जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है कि वो डिविडेंड करंट ईयर का है कि फ्यूचर का है, यहाँ पे जैसे लिखा कंपनी अर्न्स अ रेट ऑफ दिस, ऐसे जब भाषा में बात हो रहा है ना, तो वो डी ही समझ के कर लो, वो डी ही D1 है ऐसा ही समझ के कर लो। डी पे D इंटू 1 प्लस जी करोगे तो नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर पे आउट रेशियो हमने कम कर दिया 10% कर दिया, चेंजेस टू 10% कॉमा 90%, मतलब पे आउट रेशियो 10% और 90% रिटेंशन रेशियो है। ठीक है, रिटेंशन 90% कर लिया और पे आउट जो है वो 10 कर दिया, मतलब रिटेंशन बढ़ा लिया, तो शेयर प्राइस कैसे चेंज होगा। तो एक गॉर्डन मॉडल्स का वॉल्टर मॉडल का एक ही रूल है कि अगर आपका ROI इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ROI इज़ 24%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 18%, तो आपको मैक्सिमम रिटेन करना चाहिए। तो मैक्सिमम रिटेन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, रिटेंशन बढ़ा दिए, पे आउट कम कर दिए, तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने, पे आउट इससे तो फर्म का शेयर प्राइस बढ़ेगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि प्राइस विल इंक्रीज बिकॉज दिस इज इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर, बिकॉज R इज ग्रेटर देन KO, राइट। अब उसमें बोल रहा है इन्फर द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉर एक्सेल लिमिटेड एज पर गॉर्डन्स मॉडल। तो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी तभी होगा जब आपका पे आउट रेशियो मिनिमम होगा। इन दिस सिनेरियो आपको लिखना होगा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज व्हेन पे आउट रेशियो इज मिनिमम। क्या बोलोगे, पे आउट रेशियो इज मिनिमम। वाई, बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दिस, not always, here it will be this rule. Why? Because the reason is R is greater than K. बट अगर आप चाहो तो ये प्राइस निकाल भी सकते हो, बट ये प्राइस यहाँ निकलेगा नहीं। वाई, बिकॉज आप जब ये नया B और R को लेकर ग्रोथ रेट निकालने जाओगे तो आपका ग्रोथ रेट आ रहा है B इंटू R करेंगे, B इज नया रिटेंशन रेशियो 0.9, R इज 24, तो ये आ रहा है 0.216, तो 0.216 ग्रोथ रेट आ गया विच इज नाउ स्विंग मोर देन द K वैल्यू इज 18%। तो आपका G का वैल्यू अगर K से ज़्यादा हो जाए तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना। आपका फॉर्मूला क्या कहता है, D बाई KE माइनस जी, तो KE माइनस जी में G का वैल्यू KE से ज़्यादा हो गया तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बोल रहा है, अब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली अगर गॉर्डन मॉडल से निकालना है तो मैक्स रिटेंशन रेशियो शुड बी 75%। ये गॉर्डन मॉडल का रूल है। गॉर्डन मॉडल का लिमिटेशन ही यही है कि देयर आर सिनेरियोज वेयर मोर पे आउट रेशियो इज देयर एंड देन G बिकम्स ग्रेटर देन K एंड देन प्राइस फॉर्मूला फेल्स। इसलिए तो गॉर्डन मॉडल तक रुके नहीं, इसलिए तो और आगे गए, राइट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे समझा के लिखा हुआ है कि एज ROI इज ग्रेटर देन KO प्राइस विल इंक्रीज इफ पे आउट डिक्रीज। एंड उसको कैलकुलेट करने गए तो G का वैल्यू KO से ज़्यादा गया तो प्राइस कैलकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मैक्सिमम रिटेंशन रेशियो बाय गॉर्डन इज 75%। अगर वो 75% तक रिटेंशन कर रहा था तो 0.75 इंटू 0.24 करते तो 18% आता। ठीक है, तो वो भी कैसे निकल रहा है, वो मैक्सिमम रिटेंशन रेशियो वो भी निकाल रहे कैसे, वो K इज इक्वल टू G का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना तब समझ में आएगा ना कि इससे हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी K इक्वल टू G करोगे तो भी तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो भी नहीं होगा। मतलब 75 भी वो मैक्सिमम रिटेंशन रेशियो का कोई लॉजिक देने का दरकार नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए अच्छा चीज़ है। K का वैल्यू अगर 0.18 है, G का वैल्यू B इंटू R है, तो R का वैल्यू 0.24 है, तो इसमें B का वैल्यू हाईएस्ट क्या हो सकता है, 0.75। इससे ज़्यादा अगर पे रिटेंशन रेशियो होगा तो G का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो वो रॉन्ग है। बट 0.75 भी होगा
तो भी जी का वैल्यू 18 ही आएगा, तो फिर वो नीचे 0 हो जाएगा, तो भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, तो आपको ये मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का है। मेन जो लिखने का चीज़ है वो ऊपर में सब कवर हो गया। 7B में आ जाओ। ये कौन सा है? ये 7B जो है ये लिवरेज का है, लिवरेज चैप्टर का, EBIT EPS एनालिसिस का, EBIT EPS एनालिसिस का। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले ऊपर का पार्ट में तो कुछ रिक्वायर्ड नहीं दिख रहा, नीचे में दिख रहा है कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज EPS एंड फाइनेंशियल लिवरेज दैट विल बी ऑथराइज अंडर ईच ऑफ द स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग एंड कमेंट ऑन द बेस्ट प्लान टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो दोनों से जज करना है, ऐसा सम्स आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी हैज़ ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 40,000 शेयर्स एंड मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 30 lakh टू फाइनेंस अ मेजर प्रोग्राम यूजिंग वन ऑफ द 4 पॉसिबल फाइनेंसिंग प्लान। तो इस सम का यूनिकनेस क्या है कि जो नया है खाली उसका ही वर्किंग नहीं करना है, नया प्लस पुराना को लेके चलना पड़ेगा। The options are entirely through equity shares, 15 lakh in equity shares and balance through 8% debenture, 10 lakh in equity share and balance through long-term borrowing at 9%, 15 lakh in equity shares and balance through preference share with 5% dividend. Company's expected EBIT is 15 lakh, tax rate is 50% और आपको वर्किंग बताना है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लान ABCD का पहले 30 lakhs को कैसे आएगा वो जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया उसके हिसाब से सजाया। पहला प्लान में पूरा इक्विटी शेयर है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा प्लान में 15 लाख जो इक्विटी शेयर से है, इंटरेस्ट 8% डिबेंचर से है। थर्ड प्लान में 10 लाख है इक्विटी शेयर से और आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो रिमेनिंग है, तो 9% के हिसाब से 20 लाख है और 15 लाख और 15 लाख है। EBIT 15 लाख हम लोगों ने कॉपी कर लिया, सब में सेम रख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली टोटल कैपिटल तो 30 लाख ही आ रहा है ना, तो EBIT कैसे चेंज होगा। तो EBIT 15 लाख है और ये EBIT कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि ये नया वाला का है कि नया पुराना दोनों मिलाकर है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ नया वाला का है कि नया पुराना दोनों मिलाकर है। तो अज्यूम करेंगे नया पुराना मिलाकर है, ओल्ड प्लस न्यू कैपिटल मिला के ये आया होगा। यही बस इस सम का ट्रिक है। अगर आप सिर्फ न्यू कैपिटल पे फोकस करके करोगे ना तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ये कैसे पता चलता है सर? ये प्रैक्टिस और सम्स करते करते पता चलता है। तो फिर EBIT के बाद लेस इंटरेस्ट किया, जैसा यहाँ पे 15 लाख का 8% है और नीचे में 20 लाख का 9% है, तो इंटरेस्ट माइनस किया, EBIT आया, लेस टैक्स किया, EAT आया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 15 लाख का 5% लिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड आया, नेट किया, इफेश आया। फिर इफेश के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में थोड़ा ध्यान देना है कि हम लोग ओल्ड प्लस न्यू दोनों ले लिए। 40,000 पुराना था और नया शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज़ के हिसाब से है, तो 30 लाख बाई 100 करने से 30,000 शेयर्स आ रहा है, तो 40 प्लस 30 मिला के 70। यहाँ पे 15 लाख है तो 15,000 शेयर्स हो गए, 40 प्लस 15 मिलाने से 55। यहाँ पर 40 प्लस 10 किया 50, 40 प्लस 15 किया 55। सो आपका ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आ गया और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, EPS निकालना है। EFH बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो सब में EPS आ गया, EFH बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो सब में EPS आ गया। और फाइनेंशियल लिवरेज भी बोला है, तो इसमें अगर आप सिंपल रखोगे EBIT बाई EBT तो गड़बड़ा जाएगा। आपको करना है EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD बाई 1 माइनस T, क्योंकि इस सब में PD भी एक सब में है। तो आपको EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट से फर्स्ट वाला मिल जाएगा। EBIT 15 लाख है, EBIT माइनस इंटरेस्ट करके EBT आ रहा है, तो 15 बाई 15 1 है। दूसरा वाला में 15 बाई 13.8, तीसरा वाला में 15 बाई 13.2, बट चौथा वाला में 15 बाई 15 नहीं करना है। चौथा वाला में PD दिया हुआ है तो 15 बाई 15 माइनस PD बाई 1 माइनस टैक्स रेट करना है, तो 15 बाई 13.5 करके 1.11 आ रहा है। तो फ्रॉम द EPS पार्ट विच प्लान इज बेस्ट, C, बट दिस इज ऑल्सो हैविंग हाई फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो हाई फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी ऑफ रिस्क टू द कंपनी। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकंड बेस्ट? व्हाट इज द सेकंड बेस्ट? सेकंड बेस्ट इज 12.55 और एज कंपेयर टू दैट उसका लिवरेज कम है। ओके, तो जहां हम लोग बोलते हैं EPS हाईएस्ट है वो आइडियली बेस्ट है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज भी हाईएस्ट है, तो ये थोड़ा
रिस्की प्लान है बट एक्सेप्टेबल प्लान है। फॉर लो रिस्क, अगर रिस्क को कम रखना है तो थोड़ा सा मतलब सेकंड बेस्ट में जाओगे तो फाइनेंशियल लिवरेज का रैंकिंग 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो ये आपको प्लान सी में हाईएस्ट दिख रहा है, बट फॉर लो रिस्क प्लान बी कैन बी बेटर। ये मेरा सजेशन है। इंस्टीट्यूट का आंसर जो आया ना उसमें आपका यही वाला बताया, बस ICMA हैज रिकमेंडेड जस्ट दिस। और ऐसे फाइनेंशियल लिवरेज हाई रखने से फ़ायदा ही होता है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज हाई नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल लिवरेज इंटरनल मैटर है, तो ठीक है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज लो है और फाइनेंशियल लिवरेज हाई है तो बिजनेस ठीक ही है। रिस्की है बट फेवरेबल है, हाई रिस्क हाई गेन है। ओके, तो दिस इज इट, हियर वी हैव कंक्लूडेड दिस। एंड ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो आपको थ्योरी है, अपने से सॉल्यूशन में दिख जाएगा। बस याद करना है, इसमें की पॉइंट्स लर्न करना है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो लर्न नहीं करोगे तो नंबर कटेगा। और लर्न करना एक बैकअप का काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई सा एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको अटका सकता है। ठीक है, लकी हुए तो सब कुछ निकल जाएगा, लकी नहीं हुए तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो फंसेगा। अब वो कौन सा फंसेगा वो पता नहीं, और उसके कारण आपका पता चला 14 मार्क का छूट गया, तो उससे एक प्रेशर बन जाएगा परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए प्रिपेयर थ्योरी करना है ना। तो दिस इज इट, आई होप यू एंजॉयड and let me know how much you enjoyed. I will be happy to hear about your feelings. Thank you so much. Thank you for being such a lovely student. Take care. Bye bye.